हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं रज़ाक और आप देख रहे हो प्यारा सा यूट्यूब चैनल विज्ञानवर्स। तो भाई लोग, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो आज का टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसमें आपको ये पता चलेगा कि मास असल में क्या है। दूसरा टॉपिक है मास डिफेक्ट और तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, सुनने में थोड़े बहुत अटपटे से लगते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप। तो आप सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और विज्ञानवर्स नामक सीट में बैठ जाइए और तैयार हो जाओ साइंस की गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो सदी के सबसे महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उसका मास भी इंक्रीज होता है। उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया m=e/c², जिसमें m क्या है मास, e क्या एनर्जी और c क्या स्पीड ऑफ लाइट। इसको e=mc² भी लिख सकते हैं, जो कि आपने बहुत बार सुना और देखा भी होगा। तो मास और एनर्जी के रिलेशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में मास है क्या। जो हम यहाँ पे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बोलते हैं, यहाँ पे किलो का मतलब क्या है 1 किलो। तो मास को बताने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ। जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होती है वहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है नेगेटिव। और जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या सब एटॉमिक पार्टिकल वाइब्रेट या चल रहा होता है या वाइब्रेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है मास? बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे कहते हैं मास। तो मैटर के अंदर क्या है? मैटर के अंदर होते हैं एटम्स, और एटम्स के बीच में होती है अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी। और एटम वाइब्रेट्स करते हैं, जिसकी वजह से आती है काइनेटिक एनर्जी। और फिर एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से उनके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आती है। और फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। फिर न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं न्यूक्लियंस, और न्यूक्लियंस होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इनके बीच भी होती है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि होती है अट्रैक्टिव इन नेचर, जिसकी वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी। और जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन ये भी अपनी पोजीशन में जिगल करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आती है काइनेटिक एनर्जी। और न्यूक्लियंस के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि क्वार्क्स। इनके बीच भी काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आप और अंदर जाते हो तो आपको बहुत प्रकार की ऐसी बहुत सारी एनर्जी मिलेंगी। और इन सब एनर्जी का अगर हम एक बार सम कर दें और सम करने के बाद इनको डिवाइड कर दें c² से, तब जाके आता है मास। आप लोगों को थोड़ा बिलीव करने में टाइम लगेगा, लेकिन यही सत्य है कि जो 1 किलो 2 किलो का यहाँ पे जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि 1 किलो बॉडी में कितनी एनर्जी है। थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, लेकिन यही रियलिटी है इसकी। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इन सब एनर्जी को प्लस करके c² से डिवाइड करते हैं, तब पूरा मास नहीं आता, सिर्फ 99% मास आता है। बाकी 1% मास कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि और भी अंदर फील्ड्स होती होंगी जहाँ पे साइंटिस्ट ना घुस पाई हों, लेकिन नहीं, साइंटिस्टों ने सारी फील्ड्स देख ली, सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उनको अब तक ये नहीं पता चला कि ये 1% मास कहाँ से आता है। इस मास को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक मास। इंट्रिंसिक मतलब जहाँ पे साइंस इससे आगे जा नहीं सकती। तो इसका कंक्लूजन ये है कि मास कुछ नहीं है, मास एक एनर्जी है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है। और मैं आपको इसकी सच्चाई बता देता हूँ कि मास और एनर्जी कोई अलग अलग टर्म नहीं है। मास और एनर्जी सेम है, बस ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है, मास से एनर्जी और एनर्जी से मास। तो गाइस, आप सब लोगों ने मास और एनर्जी के बारे में जान लिया कि मास ही एनर्जी और एनर्जी मास है, बस ये आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। अब हम जानेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मास डिफेक्ट मतलब कि मास के में कुछ कमी होना या गायब होना। इसका मतलब ये है कि कुछ मास गायब होकर एनर्जी बना लेता है, उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को आगे जानने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कंपेयर मत करना, क्योंकि बहुत लोग यही करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो हम मास को बना सकते ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो लोग इसको इस लॉ से कंपेयर करके ये सोचते हैं कि यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मास डिफेक्ट का मतलब ये है कि मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, और यही एनर्जी दोबारा मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ना तो मास बना ना तो यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हुआ, बट यहाँ पे मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, और वही एनर्जी वापस कन्वर्ट हो सकती है मास में। तो अब हम आगे मास डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियन से बनता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप एक काम करो, इन न्यूक्लियंस को अलग अलग लो, इंडिविजुअली लो, इनका वेट मेज़र करो। फिर वेट मेज़र करने के बाद इनका सम कर दो। तो फिर आप इन न्यूक्लियस से दोबारा न्यूक्लियस बना दो, और फिर आप न्यूक्लियस का वेट लो। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा जो कि न्यूक्लियस का वेट है
वो ग्रेटर देन है न्यूक्लियस के वेट से, मतलब न्यूक्लियस का वेट ज़्यादा है और न्यूक्लियस का वेट कम है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि उन्हीं न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस बना है, तो ये वेट का डिफरेंस कहाँ से आया, तो ये मास कहाँ गया। ये मास गायब होकर कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसमें से कुछ एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो गया है, यानी बाइंडिंग में यूटिलाइज हो गई है, और जो बाकी बची है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो गई है। तो इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इसी बेसिस पे आपने बहुत बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम सुना होगा। इसमें होता कुछ ऐसा है कि इसमें दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हम मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जो कि मास रिएक्टेंट में है माइनस जो कि मास प्रोडक्ट में है। अगर ये मास डिफेक्ट पॉजिटिव आ गया तो मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर ये मास नेगेटिव आ गया तो मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि इस रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके ये रिएक्शन फर्दर होगी। तो अब आप लोगों ने मास डिफेक्ट के बारे में जान लिया, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में जान लिया। अब आप जानोगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस के बनने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूले से जो एनर्जी आएगी वो आएगी जूल्स के अंदर, और जो यहाँ पे डेल्टा एम होता है वो होता है केजी के अंदर। तो इस फॉर्मूले से थोड़ी एनर्जी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेटिव होती है। तो हमारे पास इसका एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, वो है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर जो है डेल्टा एम वो है 1 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो थोड़ी कैलकुलेट करना आसान पड़ती है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो अब आप ये जानोगे कि बहुत ही कम मास से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो आप मतलब 9 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ले लो, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 AMU के इक्वल होता है। तो इनसे आप न्यूक्लियस बनाओ, तो आप ये देखोगे कि ये जो 9 न्यूक्लियस थे, मतलब 9 AMU था, इनसे जब हमने न्यूक्लियस बनाया तो इसका जो वेट आया वो आया 8.9 AMU। तो अगर हम इसको बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में डालें तो 0.1 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन्स को हम सोल्व करें तो 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत कम मास से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। आप ये देख सकते हो कि 0.1 AMU गायब होने से 93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ हुई। तो आप ये इमेजिन कर लो कि अगर हम 1 किलो या 2 किलो मास को वेनिश कर दें पूरा, तो इससे कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ये इतनी ज़्यादा हो सकती है कि हम पूरा एक शहर तबाह कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन और रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, और एटॉमिक बम के बारे में भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।